स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब के चैनल बाजान क्लासेस। तो जैसा कि आपको विदित है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लास में हम मोहम्मद गोरी का पूर्ण रूप से विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में, तो उसके बाद उसका जो दास होता है, जो उसका दास होता है, सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको मोहम्मद गोरी भारत का क्षेत्र सौंप कर चले जाते हैं। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और एक नए वंश गुलाम वंश के नाम से साम्राज्य स्थापित करता है। तो आज हमको इस क्लास में यही अध्ययन करना है गुलाम वंश के बारे में कि गुलाम वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं और उनका शासनकाल कब से कब तक था और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हमको देखना है। दिल्ली के सिंहासन पर जो भी राजा हुआ है उसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नवाजा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जितने भी शासक हुए हैं सभी ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि से जाना है और सुल्तान के द्वारा जो शासित राज्य थे उन्हीं को सल्तनत कहा गया है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का है। इस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंश शासन करते हैं। जो राजवंश दिल्ली पर शासन करते हैं वे क्रम से क्या है, उनका नाम क्या है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत पर जो राजवंश होता है वो होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद जो शासन आता है, जो राजवंश आता है वो आता है तुगलक वंश, खिलजी वंश। कौन सा आता है? खिलजी वंश। वो खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है और सैयद वंश के बाद सल्तनत का 5वां और आखिरी जो राजवंश होता है वो होता है सैयद और लोधी वंश। एग्जाम में इनको क्रम से भी पूछ लेता है या फिर ये भी पूछ लेता है कि तुगलक वंश के बाद किस राजवंश का शासन था या तुगलक वंश से पहले किसका शासन था। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा ये पूछा जाता है कि किस राजवंश का शासनकाल कितना था। सबसे ज़्यादा शासनकाल किस राजवंश का था, सबसे कम शासनकाल किस राजवंश का था। तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम इसमें देखेंगे। जब हम इन राजवंशों को विस्तार से पढ़ेंगे तो हमारे समक्ष जितने भी प्रश्न होंगे वो सब सोल्व होते चले जाएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत को। जब कोई मुस्लिम शासक भारतीय इतिहास में अपनी सत्ता को स्थापित करता है, पूर्ण रूप से सत्ता को क्या करता है, स्थापित करता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला राजवंश है वो राजवंश है गुलाम वंश राजवंश। इसको मामलुक राजवंश भी कहा जाता है और इसी को दास राजवंश भी कहा जाता है। क्योंकि जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम थे मोहम्मद गोरी के और दास भी थे किसके, मोहम्मद गोरी के। और इसी वजह से इनको मामलुक राजवंश भी कहा जाता है। मामलुक का मतलब दास ही होता है। इनका जो शासनकाल था गुलाम वंश का वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक का। कितना था? 1206
ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक का इनका शासनकाल था और इनका जो शासनकाल था वो 84 वर्ष तक रहा है। महामूद वंश के जो शासक थे कितने वर्षों तक शासन किया? 84 वर्षों तक शासन किया, 84 ईयर्स तक। इसके बाद इसमें जो शासक हुए वो कुल मिलाकर 11 शासक हुए। पहला जो शासक था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था और जो आखिरी का शासक होता है उसका नाम होता है कैमर्स या क्यूमर्स। क्यूमर्स जो था वो बलबन का पुत्र था। इसके बाद आता है दूसरा राजवंश जिसका नाम है खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश 1290 से शुरू होता है, 1320 ईस्वी तक चलता है। 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। कुल 30 साल का इनका टाइम पीरियड था। इसमें कुल मिलाकर 4 से 5 शासक हुए हैं। हमको इसमें 4 शासकों का अध्ययन करना है और मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से पढ़ना है। इसमें मुख्य शासक कौन था खिलजी वंश का? अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जो तीसरा राजवंश आता है वो आता है तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश जो था वो 1320 ईस्वी से शुरू होता है, 1414 ईस्वी तक चलता है। यह कुल मिलाकर के 94 वर्षों तक था। इनका जो शासनकाल था कितना था? 94 वर्षों तक था, 94 ईयर। सबसे ज्यादा वर्षों तक सल्तनत काल में जो शासन किया है वो तुगलक राजवंश ने ही किया है। इसके बाद आता है ये जो तुगलक राजवंश है इसमें कुल मिलाकर 8 शासकों का शासन का इतिहास हमको पढ़ना है। लेकिन 8 शासकों में हमको मुख्य रूप से गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय का ही इतिहास हमको पढ़ना है। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1414 से 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक का है। कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि 1414 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक का, लेकिन ज़्यादातर जो किताबों में इसका टाइम पीरियड मिलता है वो यही मिलता है 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक का टाइम पीरियड मिलता है। और इन्होंने कुल मिलाकर के 37 वर्षों तक या 36 वर्षों तक शासन किया है। सैयद वंश में कुल मिलाकर के जो शासक हुए वो 4 हुए सब, और सभी का हमको इसमें अध्ययन करना है। इसके बाद आता है लोधी वंश। जो लोधी वंश है, लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का है। तो ये आपके 4-5 जो राजवंश है इनके शासनकाल के बारे में हो चुका है। अब हम इसमें एक नज़र से देख लेते हैं कि इन राजवंशों के जो शासक हुए हैं वे कौन कौन हुए हैं और उनका शासनकाल कब से कब तक था। फिर उसके बाद एक एक करके उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो एक बार इनको जो है देख लेते हैं। जैसे गुलाम वंश है, गुलाम वंश में कुल मिलाकर के 11 शासक हुए हैं। जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक होता है। इसके बाद जो शासक हुआ है दूसरा शासक, उसका नाम आराम शाह था और आराम शाह का शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक रहता है। कुल 7 या 8 महीने का इसका शासनकाल होता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास होता है, गुलाम होता है, इल्तुतमिश वो राजा बनता है, वो सुल्तान बनता है। और ये जब गद्दी पर बैठता है तो शमसुद्दीन के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। किसके नाम से? शमसुद्दीन के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। और 1211 या 1210 से लेकर के 1236 तक का इसका शासनकाल रहता है।
कहीं कहीं पर आपको इसका जो शासनकाल है वो 1210 से 1236 तक मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों को याद रखना है, 1210 से 1236 या 1211 से 1236 ईस्वी तक। इसके बाद आता है इल्तुतमिश का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज। जो ये रुकनुद्दीन फिरोज होता है ये राजा बनता है, और ये जो है अय्यूब का शासक होता है, और 1236 ईस्वी में ये राजा बनता है, शासक बनता है। उसके बाद ये कुछ विद्रोह के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा गद्दी से उतार दिया जाता है, और उसकी जो इल्तुतमिश है इसकी जो पुत्री होती है रजिया सुल्तान, उसको सुल्ताना बना दिया जाता है, उसको दिल्ली सल्तनत की शासिका बना दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत में पहली मुस्लिम शासिका या पहली मुस्लिम सुल्ताना रजिया सुल्तानी थी, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसमें जो ये होता है रुकनुद्दीन फिरोज होता है, ये अय्यूब क्या होता है, तो इसकी जो माता है शाह तुर्कान, वही इसके राज को संभालती है, वो इसकी संरक्षिका रहती है। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद आता है बैराम शाह। बैराम शाह शासक बनता है, बैराम शाह का शासनकाल 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक होता है। इसके बाद जो गुलाम वंश का शासक बनता है वो बनता है मसूद शाह। मसूद शाह का शासनकाल 1242 से 1246 4 वर्ष का रहता है। मसूद शाह के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। जो नासिरुद्दीन महमूद है इसका जो शासनकाल है वो 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक रहता है। ये नाम मात्र का शासक होता है, वास्तविक सत्ता इसके इसका जो एक सरदार होता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन, उसके हाथ में होती है। वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में होती है, लेकिन जो इस समय जो शासक बनता है वो कौन बनता है, नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद जो शासक आता है बलबन आता है। बलबन का जो शासनकाल है 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक रहता है, 1287 ईयर। इसके बाद आता है बलबन का पुत्र कैकुबाद। कैकुबाद का जो शासनकाल है वो 1287 से लेकर के 1290 तक रहता है, और इसके बाद गुलाम वंश का आखिरी जो शासक या सुल्तान होता है वो बलबन का पुत्र क्यूमर्स होता है। बलबन का जो पुत्र क्यूमर्स होता है वो कुछ महीने के लिए ही शासक बनता है। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश जो है समाप्त हो जाता है। गुलाम वंश का जो स्थान है वो कौन ले लेता है, खिलजी वंश। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। कौन करता है, जलालुद्दीन फिरोज करता है। ये जो जलालुद्दीन फिरोज है इसका जो शासनकाल है वो 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक रहता है। 6 साल ये शासन करता है। और ये जो फिरोज जो जलालुद्दीन फिरोज है ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा होता है। 1296 ईस्वी में इसका जो भतीजा अलाउद्दीन खिलजी होता है वो इसकी हत्या करके खिलजी की गद्दी पर बैठता है, खिलजी वंश का राजा या सुल्तान बनता है। इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल खिलजी वंश में सबसे लंबे समय तक रहता है, 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक 20 साल का शासनकाल इसका रहता है। और खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक भी यही है, और खिलजी वंश में इसी शासक का इतिहास हमको विस्तार से पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, कैसे ये शासक बना, इसके जो अभियान थे वो क्या थे, इसकी जो प्रशासनिक स्थिति थी वो क्या थी, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब का अध्ययन हमको इसी के अंतर्गत करना है। इसके बाद खिलजी वंश का तीसरा शासक आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसका शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहता है, 4 साल का।
इसके बाद खिलजी वंश का जो आखिरी सुल्तान है उसका नाम है नासिरुद्दीन खुसरो। ये 7 महीने तक शासन करता है और 1320 में ही इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसका एक सरदार होता है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। वो नासिरुद्दीन खुसरो साहब की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करता है। और जो गयासुद्दीन तुगलक है तुगलक वंश का संस्थापक होता है और इसका जो शासनकाल है वो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक होता है। 5 साल ये शासन करता है। इसके बाद इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल होता है वो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक होता है। बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इसका जो तीसरा शासक है उसका नाम है फिरोज तुगलक, जो नहरों के राजा के नाम से भी जाना जाता है, नहरों का सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा नहरें जो खुदवाई थी सल्तनत काल में मुस्लिम शासकों में वो फिरोज तुगलक ने ही खुदवाई थी। तो इसका जो फिरोज तुगलक है इसका शासनकाल 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन रहता है। इसके बाद तुगलक वंश का जो फिरोज तुगलक के बाद जो भी सल्तनत काल का जो शासक बनता है या तुगलक वंश का जो शासक बनता है उनका इतिहास हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है कि उसका शासनकाल कब से कब तक रहा, उसके बाद शासक कौन हुआ है और उनके 2 या 4 महत्वपूर्ण कार्यों को ही हमें पढ़ना है। फिरोज तुगलक के बाद जो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जो 1388 से 1389 ईस्वी तक 1 साल तक का शासन रहता है। देखो कितने, एक ही साल का है। कैसा शासक होगा ये, अयोग्य होगा। तो उसके बारे में पढ़ना क्या है, जो खास बातें हैं वो पढ़नी है। फिर उसके बाद अबू बकर आता है और अबू बकर का जो शासनकाल है वो 1389 से लेकर के 1390 ईस्वी तक है। इसका भी 1 साल का शासनकाल है। इसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसका जो शासनकाल है वो 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक का शासन है। इसके बाद आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इसका जो शासनकाल है वो कुल 2 या 3 महीने का रहता है और 1394 ईस्वी में इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद तुगलक वंश का जो आखिरी शासक है उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नाम है ये बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने ये नाम सुने होंगे और इसके बाद भी नाम सुनोगे। इनका कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र नहीं है याद रखने का, सिर्फ एक कहानी के रूप में इनको याद कर रखना है। अब जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, याद हो जाएगा। 3-4 बार याद करोगे, 5वीं बार खुद याद हो जाएगा। तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल 1394 से लेकर 1414 तक रहता है और 1414 में तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और तुगलक वंश का स्थान कौन ले लेता है? तुगलक वंश का स्थान सैयद वंश ले लेता है, जो सल्तनत काल का चौथा राजवंश है। सैयद वंश की जो स्थापना है वो खिज्र खां करता है और खिज्र खां का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक रहता है। 7 साल का इसका शासनकाल है। इसके बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी तक होता है। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1435 से 1443 ईस्वी तक होता है। और जो सैयद वंश का चौथा और आखिरी शासक है, सुल्तान है, उसका नाम है अलाउद्दीन हसन शाह, जिसका शासनकाल 1443 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का राजवंश आता है, पांचवा और आखिरी जो दिल्ली सल्तनत का राजवंश है उसका नाम है लोधी वंश। इसमें कुल मिलाकर के 3 शासक हुए हैं। पहला जो शासक था वो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी का जो शासनकाल था वो 1451 से लेकर के 1489
1489 AD था। इसके बाद जो सुल्तान आता है उसका नाम है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी का जो शासन काल है वो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक का है। ये वही सिकंदर लोदी है जो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है। इसके बाद सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी आता है, जिसका शासन काल 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक होता है। इसी में 1526 में ही फरगना के शासक होते हैं जिनका नाम होता है बाबर। बाबर का और इब्राहिम लोदी का पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध होता है, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से 1526 ईस्वी में सल्तनत काल समाप्त हो जाता है और दिल्ली पर एक नए राजवंश का उदय होता है। 1526 में जब सल्तनत काल खत्म हो जाता है तो भारत की गद्दी पर एक नया राजवंश उभर कर आता है, जिसका नाम होता है मुगल राजवंश। और इस मुगल राजवंश की स्थापना बाबर करता है। तो ये हो गया इनके शासकों के बारे में। इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इसमें ये नोट लिखा हुआ ये है कि इसमें क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेता है कि जो शासन काल है, सबसे ज्यादा शासन काल दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का था, उससे कम किसका था, या सबसे कम किसका था। तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। इनको मैंने क्रम से लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा शासन काल था तुगलक वंश का, फिर उससे कम गुलाम वंश का, फिर लोधी वंश का, फिर सैयद वंश का, और सबसे कम शासन काल खिलजी वंश का 30 वर्ष। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो शासक है बढ़ते क्रम में। शासक मतलब सबसे ज्यादा शासक किस राजवंश में हुए हैं, उससे कम किस राजवंश में हुए, सबसे कम शासक किस राजवंश में हुए हैं। सल्तनत कालीन राजवंश की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा जो शासक थे वो गुलाम वंश के थे, 11 शासक हुए। उसके बाद तुगलक वंश में, उसके बाद खिलजी वंश में, उसके बाद सैयद वंश में हुए हैं और 4 शासक, और उसके बाद लोधी वंश में 3 शासक हुए। तो ये सल्तनत कालीन इतिहास का एक परिचय था, पृष्ठभूमि थी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसके बाद जो शुरू होगा वो गुलाम वंश होगा। गुलाम वंश में हम शुरू करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से। इसी के इतिहास को अब हम पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।